हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बायोबीकर। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग बीएचयू के पोस्ट एंट्रेंस टेस्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, रीसेंट वाला 2021 वाला, जो कि अभी 1 अक्टूबर को हेल्ड हुआ था। तो हम लोग कर रहे थे कोर्स एमएससी अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी के लिए और हमने प्लांट बायोटेक का ऑलरेडी कर लिया है। तो हमने 60 क्वेश्चंस के अराउंड कर लिए थे। आज हम 61 से कंटिन्यू करेंगे। टोटल क्वेश्चंस 120 है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो फर्दर प्रोसीड करने से पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए। तो प्रोसीड करते हैं आज की वीडियो को फर्दर। क्वेश्चन नंबर 61। Valimin is needed for options are respiration of plants, protection of tissues, option 3 absorption of moisture and option 4 is none of these। तो जो वेलिमिन होता है ये मेनली किन में प्रेजेंट होता है? हमको एपिफाइटिक प्लांट्स से मिलता है। एपिफाइटिक प्लांट्स कौन से होते हैं? जो दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करते हैं। पैरासाइट्स नहीं बोल सकते बिकॉज ये प्लांट से कोई न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, ये बस प्लांट की सरफेस को यूज कर रहे हैं ग्रो करने के लिए। जैसे ऑर्चिड हो गया, तो इनके अंदर क्या होता है? वेलिमेंट टिश्यू प्रेजेंट होता है। बिकॉज ये प्लांट के ऊपर ग्रो कर रहे हैं तो फिर इनकी जो रूट है वो सॉइल में एनकरेज नहीं है, तो अब इनको न्यूट्रिशन कहाँ से मिले, वाटर कहाँ से ले? तो इनकी जो रूट्स होती है उसमें ये वेलिमेंट टिश्यू प्रेजेंट होता है, जो कि एटमॉस्फेयर से ही मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है, थोड़ा बहुत जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, और वो उसी अमाउंट के जो वाटर जो अब्जॉर्ब कर रहे हैं एटमॉस्फेयर से, उसी से वो अपना काम चला लेते हैं। तो वेलिमेंट टिश्यू हमको कहाँ मिलता है? एपिफाइटिक या सेमी एपिफाइटिक प्लांट्स की रूट्स में मिलता है, और इसका फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉइस्चर। तो अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। एग्जाम्पल ऑर्चिड हम ले सकते हैं, एपिफाइटिक प्लांट का परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑर्चिड। क्वेश्चन नंबर 62 पे आ जाते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। फिर से असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। असर्शन क्या है हमारा? हेट्रोसिस्ट आर द साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया लाइक नॉस्टोकिन एंड अवाइना। तो असर्शन सही है हमारा। हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होती हैं कुछ हमारी जो बीजीए होती हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बोलें या फिर साइनोबैक्टीरिया बोलें। एक सेल होती है जिसके बाहर एक पॉलीसेकेराइड की लेयर हमको मिलती है मेनली। तो इसका मेन काम क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है, पर कैसे करती है एक बार ये देखते हैं। रीजन में क्या लिखा है? तो असर्शन तो सही है अपना। हेट्रोसिस्ट होती है साइट नाइट्रोजन फिक्सेशन की कुछ साइनोबैक्टीरियाज के अंदर। रीजन क्या बोल रहा है? The polysaccharide layer deactivate PS2 and polar nodules created microaerobic condition inside the heterocyst, thereby providing requisite stability to the enzyme nitrogenase। तो रीजन भी सही है हमारा। तो अब हेट्रोसिस्ट करती क्या है? रीजन में हमको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। हेट्रोसिस्ट के बाहर एक पॉलीसेकेराइड लेयर होती है, ये क्या करती है? PS2 जो होता है अपना, या फिर फोटोसिस्टम 2 बोले, प्लांट की फोटोसिंथेसिस में प्रेजेंट होता है। PS2 में क्या होता है? दो पढ़ते हैं ना फोटो सिस्टम, PS1 एंड PS2। PS2 में क्या होता है? ऑक्सीजन इवॉल्व होती है। तो अब जो नाइट्रोजनीज एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, इसको क्या होता है? इसको ऑक्सीजन चाहिए नहीं होती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये फंक्शन नहीं कर पाता है। तो हेट्रोसिस्ट का मेन काम क्या होता है? माइक्रो एरोबिक कंडीशन क्रिएट करना या फिर एनारोबिक कंडीशन क्रिएट करना, ताकि नाइट्रोजनीज एंजाइम अच्छे से फंक्शन कर सके। तो हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट है बीजीए में, असर्शन सही है, रीजन में सही चीज बोल रहा है। हेट्रोसिस्ट क्यों नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है? क्योंकि ये फोटोसिस्टम सेकंड जो होता है प्लांट पे उसको डीएक्टिवेट कर देती है और माइक्रोएरोबिक कंडीशंस क्रिएट कर देती है, जिससे नाइट्रोजनीज एंजाइम अच्छे से फंक्शन कर पाए। तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 63। दो स्टेटमेंट गिवन है हमको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? सेवरल वाटर soluble and fat soluble vitamins are produced partly or completely using industrial fermentation। तो स्टेटमेंट 1 सही है। विटामिन्स प्रोड्यूस किए जाते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे।
फर्मेंटेशन की हेल्प से भी करते हैं, माइक्रोब्स को यूज़ करते हुए। दोनों तरह के प्रोड्यूस करते हैं हम लोग, वाटर सॉल्युबल भी करते हैं, फैट सॉल्युबल भी करते हैं। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? विटामिन्स आर स्मॉल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट यूजुअली मेक अप ऑल और पार्ट ऑफ एंजाइम कोफैक्टर। तो स्टेटमेंट 2 भी सही है अपना, हमने पढ़ा हुआ है ये ऑलरेडी। हमारा जो एंजाइम होता है उसमें हम पढ़ते हैं कोफैक्टर ग्रुप होता है, एक होलो एंजाइम कोफैक्टर। कोफैक्टर्स में विटामिन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक्ट करती हैं एज अ कोफैक्टर। सो विटामिन इज सिंपली वन ऑफ देम। सो विटामिन डू एक्ट एज अ कोफैक्टर फॉर एंजाइम। तो स्टेटमेंट 2 भी सही हो जाएगा अपना। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू। क्वेश्चन 64 पे आ जाते हैं। Among the following predict the adsorption indicator। एड्जॉर्प्शन में जो हेल्प करे या इंडिकेट करे, सॉरी हेल्प नहीं, इंडिकेट करे एड्जॉर्प्शन हुआ है या नहीं हुआ है, वो एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर हो गया है अपना। ऑप्शंस है अपने पास मिथाइल ऑरेंज, ऑप्शन 2 फेरोइन, ऑप्शन 3 फ्लोरोसिन एंड ऑप्शन 4 इज एन फिनाइल एंथ्रानिलिक एसिड। तो जो एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर की तरह एक्ट करता है, सारे डाई के नाम हैं, ये सारी डाइज होती है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं अपनी लेबोरेटरी में बायोलॉजिकल फंक्शंस एक्सपेरिमेंट के लिए, बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट के लिए। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 फ्लोरोसिन। फ्लोरोसिन डाई जो है इट एक्ट एज एड्जॉर्प्शन इंडिकेटर। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसका, रिंग वाला स्ट्रक्चर होता है बेंजीन्स के साथ। 65 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Which of the following contain structures composed of N-acetyl muramic acid and N-acetyl glucosamine? हमारे पास 5 हमको दिए हैं ऑर्गेनिजम्स के नाम और हमको बताना है किसमें N-acetyl muramic acid और N-acetyl glucosamine प्रेजेंट होता है। क्या क्या है? माइकोप्लाज्मा, अमीबा, ई कोलाई, डायटम्स एंड स्फेरोप्लास्ट। अब अगर आपको पूरे नाम से याद नहीं आ रहा हो तो इनको हम नाग नाम से याद रखते हैं नॉर्मली। एन-एसिटाइल मिरामिक एसिड नाम हो गया और एन-एसिटाइल ग्लूकोसामीन नाग हो गया। ये जो नाग नाम होते हैं ये बैक्टीरिया की सेल वॉल के कंस्टिट्यूएंट होते हैं, बैक्टीरिया की सेल वॉल को बनाते हैं। तो हमें ऑप्शंस में देखना है कौन बैक्टीरिया है अपना। तो ए जो है हमारा माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा तो बैक्टीरिया नहीं है, मोनरा में पढ़ते हैं हम, सेल वॉल ही नहीं होती इसके पास तो, माइकोप्लाज्मा के पास तो। स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं हम दोनों, इसके पास डीएनए भी प्रेजेंट होता है, आरएनए भी प्रेजेंट होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। जोकर ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से भी जानते हैं हम इसको। कोई शेप नहीं होती है माइकोप्लाज्मा की। अब क्योंकि इसके पास सेल वॉल ही नहीं है तो फिर नाग नाम तो प्रेजेंट ही नहीं होंगे। बी आ गया अमीबा। अमीबा अपना प्रोटोजोन होता है, बैक्टीरिया है ही नहीं। सी ई कोलाई बैक्टीरिया है। डी डायटम्स आ गया है, डायटम्स प्रोटिस्टा में हम पढ़ते हैं ना, डायटम्स एंड डेस्मिड्स, ये भी बैक्टीरिया नहीं है। ई है स्फेरोप्लास्ट। स्फेरोप्लास्ट हम उन बैक्टीरिया को बोलते हैं जिनकी हमने सेल वॉल निकाल ली है। क्योंकि सेल वॉल रिमूव कर दी है ऑलरेडी तो नाग नाम तो उनमें वैसे ही नहीं मिलेगा क्योंकि ये सेल वॉल का ही कंस्टिट्यूएंट होता है। नाग नाम हम इनको बोल रहे हैं, एनेसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एनेसिटाइल ग्लूकोसामीन, हम इन्हीं नाम से याद रखते हैं नॉर्मली। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 सी ओनली। सिर्फ ई कोलाई में मिलते हैं हमको ये दोनों कंस्टिट्यूएंट, एनेसिटाइल म्यूरामिक एसिड एंड एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। क्वेश्चन 66 पे आ जाते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। 4 स्टेटमेंट है अपने पास, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बेसिस पे है ये, एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी से। ए स्टेटमेंट है अपना, एक्यूरेसी एक्सप्रेसेस द करेक्टनेस ऑफ अ मेजरमेंट। सही है, एक्यूरेसी इसी को बोलते हैं, करेक्टनेस की मेजरमेंट को एक्यूरेसी बोलते हैं। बी है प्रिसीजन, प्रिसीजन एक्सप्रेसेस द रिप्रोडक्टिबिलिटी ऑफ अ मेजरमेंट। बी स्टेटमेंट भी सही है अपना। सी है एक्यूरेसी में बी डिफाइन एज द डिसएग्रीमेंट विद इन द सेट ऑफ मेजरमेंट। उसको हम एक्यूरेसी नहीं बोलते, उसको हम एरर बोलते हैं, तो सी अपना गलत हो जाएगा। डी इज प्रिसीजन में बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ रिलेटिव एरर, तो डी भी गलत है क्योंकि प्रिसीजन और एक्यूरेसी एरर से कहीं से भी रिलेटिव नहीं होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन 1 ए एंड बी ओनली। 67 क्वेश्चन पे आ गए हैं। द मोस्ट कॉमन क्रोमोसोम एबनॉर्मेलिटी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज इज।
ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 ट्राइजोमी, ऑप्शन 2 ट्राइप्लॉइडी, ऑप्शन 3 मोनोजोमी, ऑप्शन 4 टेट्राजोमी। सारे म्यूटेशन के टाइप है ये। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे मोस्ट कॉमन रीज़न, सबसे मेन वजह क्या होती है स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज की, तो वो अपनी होती है ट्राइजोमी। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा अपना। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर क्या होता है, प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने जो होते हैं उसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोलते हैं। अब ट्राइजोमी में क्या होता है, या फिर हम बोले 2n+1, तो ये जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना ट्राइजोमी का, ये कंपैटिबल नहीं होता है फीटस के सर्वाइवल से। इसीलिए ट्राइजोमी के 90% केसेस में क्या होता है, हमको मिसकैरेज देखने को मिलता है फीटस का, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो जाता है मिसकैरेज, फीटस ज़्यादा डेवलप हो ही नहीं पाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा ट्राइजोमी। क्वेश्चन 68 पे आ जाते हैं। A sample of industrial wastewater is known to contain 4.2 gram per liter of lead. Calculate the absolute error of the result if the analysis show the following set of values. Values हमें क्या क्या दिए हैं, 4.3, 4.1, 4.0 and 3.2 माइक्रोग्राम पर लीटर। अब नॉर्मली क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर हम निकालते हैं, तो एब्सोल्यूट एरर होता क्या है, सिंपली हमारी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसमें से हम एक्चुअल वैल्यू को माइनस कर देते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे 4 एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गिवन है, एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू गिवन नहीं है और एक्चुअल वैल्यू तो एक ही है। तो यहाँ पे हम सिंपली एब्सोल्यूट एरर नहीं निकालेंगे, हम यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास 4 एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज गिवन है। तो आंसर में देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है, कैसे आए भी देख लेते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर हम ऐसे निकालते हैं, सिंपली फॉर्मूला होता है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में से हम एक्चुअल वैल्यू को माइनस कर देते हैं। एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हमें 4 गिवन है और एक्चुअल वैल्यू हमारी क्या है, 4.2 ग्राम पर लीटर। तो हमने सिंपली सारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज में से एक्चुअल वैल्यू को माइनस किया है और फिर डिवाइड किया है 4 से, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज कितनी है, 4। जैसे मैंने अभी बताया था, हम यहाँ पे सिंपली एब्सोल्यूट एरर नहीं निकालेंगे, हम यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास 4 एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज गिवन है। हम सिंपली सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर -0.3 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा अपना ऑप्शन 4। 69 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Benedict solution gives brick red precipitate when they oxide aldose. The red color precipitate is due to। अब जो रेड कलर हमको मिलता है बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में, रेड कलर की जो पीपीटी मिलती है वो किसकी वजह से मिलती है। ऑप्शंस में हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड, CO2O, कॉपर टार्टरेट और एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है। तो पहले देख लेते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता क्या है। मिक्सचर होता है कॉपर सल्फेट का, सोडियम कार्बोनेट का और सोडियम सिट्रेट का। इन तीनों के मिक्सचर से हम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बनाते हैं। मेनली हम काफ़ी ये जो टेस्ट होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ लेते हैं, इफ़ यू रिमेंबर। तो इसमें होता क्या है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में हमारा स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारा जो मिक्सचर होता है वो ब्लू से रेड हो जाता है। तो ब्लू कलर में कॉपर कब देता है ब्लू कलर, तब वो कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, +2 में होता है, सॉरी। ब्लू कलर देता है तब कॉपर +2 में होता है, और फिर हमें उसकी रेड पीपीटी मिलती है तब कॉपर हमारा +1 में रिड्यूस हो जाता है। तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट रेड पीपीटी दे रही है, तो किस में है यहाँ पे प्रेजेंट, कॉपर 2O जो है हमारा सेकेंड ऑप्शन, उसमें हमारे जो कॉपर है उसकी क्या है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और ये तो याद रखने वाली चीज़ भी है, पहले यही पढ़ते हैं हम कि जो टेस्ट होते हैं उसमें सॉल्यूशन होता क्या है, किस किस से मिलके बनता है, कौन कौन इस टेस्ट को देता है और किसकी वजह से पीपीटी मिलती है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हो चाहे फेलिंग्स हो चाहे टॉलन हो। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 CO2O, क्योंकि कॉपर +1 जो होता है वो रेड कलर का होता है और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में होता यही है, हमारा कॉपर +2 से +1 में रिड्यूस हो जाता है। कॉपर +2 ब्लू होता है और +1 में रिड्यूस होकर वो रेड कलर का हो जाता है। तो इसीलिए हमको रेड कलर की पीपीटी मिलती है यहाँ पे, जो कंपाउंड्स देते हैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन उसके अंदर। Moving to question number 70, which one of the following concept explains acid bases in terms of electronic configuration? Options है Lewis, Lux flood, solvent system and Arrhenius.
तो एसिड बेस वाला जो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे किसने किया था? लुईस ने एक्सप्लेन किया था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। लुईस के स्ट्रक्चर, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर हमारा शायद ये दूसरा क्वेश्चन है इसी सेम क्वेश्चन पेपर में। पहले भी हम देख चुके हैं, वाटर वाला देखा था ना। क्वेश्चन नंबर 71 इज मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमारे पास कुछ टेस्ट है हमारे, लिस्ट 2 में कंपाउंड्स गिवन है या फिर आयंस गिवन है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेस्ट के लिए। बेनेडिक्ट्स बोला है हमें, फैलिंग्स है, नैस्लर है और टॉलेंस है। लिस्ट 2 में है टार्ट्रेट, सिट्रेट, सिल्वर प्लस और Hg2+। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर 4। बेनेडिक्ट का सेकंड है ए। बेनेडिक्ट्स में हम सिट्रेट को यूज में लेते हैं, फैलिंग्स में हम टार्ट्रेट को यूज में लेते हैं, नैस्लर मरकरी की वजह से होता है और टॉलेंस में तो हमको पता है सिल्वर मिनरल मिलता ही है, तो डी का थर्ड हो जाएगा सिल्वर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ए का 2, बी का 1, सी का 4 एंड डी का थर्ड। क्वेश्चन नंबर 72 पे आ जाते हैं। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन द डीएनए साइट एट विच आरएनए पॉलीमरेज बाइंड इज कॉल्ड। ऑप्शंस आर ऑप्शन 1 रिसेप्टर, ऑप्शन 2 रेगुलेटर, ऑप्शन 3 एनहेंसर एंड ऑप्शन 4 प्रमोटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा हुआ है। आरएनए पॉलीमरेज कहाँ बाइंड होता है? ट्रांसक्रिप्शन में तो वैसे भी 3 ही साइट होती हैं, प्रमोटर, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। तो हमें तीनों साइट्स के नाम भी नहीं गिवन है यहाँ पे। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, प्रमोटर। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से ही बाइंड होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। ये है अपना ऑप्शन नंबर 3। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 74 पे आ जाते हैं। द BOD of treated water should be, options are option 1 is nil, option 2 is 8 parts per million, option 3 is always more than 8 ppm and option 4 is less than 30 ppm। तो BOD तो पता ही है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं हम। तो वाटर ट्रीट हो चुका है ऑलरेडी, तो उसकी BOD क्या होगी? जीरो। जीरो क्या है? नील। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में BOD को। So BOD, it is the amount of dissolved water which is needed by aerobic biological organism to break down organic material present in the given water sample at certain temperature over a specific time period। क्योंकि ये जो अमाउंट है वो किसको चाहिए? माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चाहिए, वेस्ट जो है वाटर में उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। लेकिन अगर मेरा वाटर ऑलरेडी ट्रीट हो चुका है तो ऑक्सीजन डिमांड क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली जीरो हो जाएगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। तो मेरी BOD क्या है? ऑक्सीजन डिमांड ही है। सो आंसर इज ऑप्शन 1, जीरो, नील। क्वेश्चन 75 पे आ जाते हैं। सेवेंटी फाइव इज विच स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट विंकलर्स मैथड। हमें 5 स्टेटमेंट गिवन है। ए स्टेटमेंट है अपना बेसिक सॉल्यूशन। अब पहले स्टेटमेंट से पहले जो विंकलर मैथड है ये हम वेस्ट वाटर की बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड निकालने के लिए यूज में लेते हैं। तो A is basic solution of manganese 2 MnCl2 is added to the sample bottle। B है statement, in alkaline conditions dissolved oxygen will oxidize manganese to manganese 4। C statement is the reaction is fast the stoichiometry, so that each mole of oxygen produces 2 mole of manganese 4। D statement है excess manganese and base are added in first step so that oxygen is the limiting reagent। E है ब्राउन precipitate of iodine is formed in the bottle। तो एक बस इसमें ध्यान रखने वाली चीज़ें ये है इस मेथड में कि हम कौन कौन से आयंस या फिर हम कौन कौन से कंपाउंड हम ऐड करते हैं वाटर सैंपल में। PPT का कौन सा कलर मिलता है, किस आयन की वजह से मिलता है? तो मेनली क्लोरीन आयन की वजह से मिलता है। PPT जो हमको मिलती है ना विंकलर मेथड में, वो हमें वाइट कलर की मिलती है, ब्राउन की नहीं मिलती है। तो ई स्टेटमेंट तो अपना गलत हो ही जाएगा। तो अपना जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन 2 है, ABCND। ABCD हमारे सही हैं सारे। ये गलत है क्योंकि हमें ब्राउन नहीं व्हाइट PPT मिलती है और मैग्नीज को ही यूज में लेते हैं। मेनली होता यही है, मैग्नीज जो है अपना वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट से 4 में कन्वर्ट हो जाता है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 76।
In agarose gel electrophoresis, DNA is separated on the basis of, तो ये तो हम सबको पता ही है, DNA फिंगरप्रिंटिंग में हम यूज़ करते हैं अगरोज जेल को, ब्लॉटिंग से पहले यूज़ में लेते हैं। तो DNA किस बेसिस पे सेपरेट होता है? सिर्फ साइज के बेसिस पे होता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, साइज ओनली। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड? चार ऑप्शन है हमारे पास, लेंथेनम की ऑक्साइड है, कैल्शियम की है, जिंक की है और लेड की ऑक्साइड है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो होती हैं जो एसिड की तरह भी एक्ट करे, बिहेव करे और बेस की तरह भी, दोनों का काम करे। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, लेंथेनम का जो ऑक्साइड होता है वो एम्फोटेरिक होता है। ये जो टॉपिक है इससे काफ़ी बार क्वेश्चंस रिपीट हुआ है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है बताओ, या फिर कौन सा नहीं है चूज करो। काफ़ी सालों से रिपीट हो रहा है, इस टॉपिक पे क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 78, द जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज, ये तो सबको ही पता होना चाहिए। जीनोटाइपिक रेशियो जो होता है अपना मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, वो हमको 1:2:1 मिलता है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 1:2:1। सिंपली सभी सीख लेते हैं, ये तो स्कूल में ही सीख लेते हैं। टॉल और डॉर्फ प्लांट को तब हम क्रॉस कराते हैं तो हमको यही रेशियो मिलता है जीनोटाइप का। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 79, which cycle has been used in heterolactic fermentation? ऑप्शंस है हमारे पास, एंटनर डोडोरोफ pathway, ऑप्शन 2 is phosphokettolase pathway, ऑप्शन 3 is pentose phosphate pathway and ऑप्शन 4 is glycolate pathway। तो हमको बताना है जो हेट्रोलैक्टिक फर्मेंटेशन जो हमको मिलता है, बैक्टीरिया जो होते हैं अपने हेट्रोलैक्टिक बैक्टीरिया होते हैं, उनमें कौन सा साइकिल यूज में होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, फॉस्फोकीटोलेज पाथवे हमको मिलता है हेट्रोलैक्टिक फर्मेंटेशन में देखने को। बाकी पाथवे क्या है एक बार ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा ब्रीफ में। तो जो एंटेनर डोडॉल्फ पाथवे होता है, ग्लूकोज कैटाबॉलिज्म पाथवे होता है, किस में मिलता है हमको ये? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में मिलता है। दोनों एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक, दोनों दोनों में देखने को मिलता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। थर्ड जो है हमारा पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, या फिर हम इसको HMP शंट के नाम से भी जानते हैं। ये ग्लाइकोलाइसिस जो होता है अपना पहला स्टेप होता है रेस्पिरेशन में, ग्लाइकोलाइसिस के पैरेलल चलता है ये, HMP शंट के नाम से बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये DNA RNA जो अपना होता है उसका रॉ मटेरियल फॉर्म करता है इस पाथवे से DNA और RNA के रॉ मटेरियल का फॉर्मेशन होता है। और 4 है अपना ग्लाइकोलेट पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस के नाम से भी जानते हैं। ग्लूकोज को सिंपली पायरुवेट में कन्वर्ट करता है, फर्स्ट स्टेप होता है ये रेस्पिरेशन का, प्लांट रेस्पिरेशन में हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्वेश्चन 80 पे आ जाते हैं। Who among the following is recognized as father of immunology? ऑप्शंस है हमारे पास, ऑप्शन 1 रॉबर्ट कॉच, ऑप्शन 2 लुइस पास्चर, ऑप्शन 3 एडवर्ड जेनर एंड ऑप्शन 4 इज फर्डिनांड कोहन। Correct answer is option number 3, Edward Jenner. We all know Edward Jenner is known as the father of immunology. 81 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दो स्टेटमेंट गिवन है, वही बताना है फिर से हमें। स्टेटमेंट 1 कौन सा सही है, स्टेटमेंट कौन सा गलत है। स्टेटमेंट 1 क्या है? To initiate RNA synthesis correctly, RNA polymerase must first recognize the initiation sites on the DNA called promoter. सही है स्टेटमेंट 1। ऑब्वियसली RNA सिंथेसिस बोले या फिर ट्रांसक्रिप्शन बोले, स्टार्ट होने से पहले पहले उस DNA का प्रोमोटर जो है उसको रिकॉग्नाइज होना ज़रूरी है। कौन करता है? RNA पॉलीमरेज ही रिकॉग्नाइज करता है इसको। स्टेटमेंट 2 क्या है? प्रमोटर्स आर स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस दैट बाइंड RNA पॉलीमरेज। स्टेटमेंट 2 भी सही है अपना। तो करेक्ट आंसर इज बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 82, in cheese manufacture microorganisms are important for options हैं, first ripening only, option 2 souring of milk only, option 3 development of resistance to spoilage, option 4 is bottom of waterlogged paddy field। चीज़ मैन्युफैक्चर में हमें क्यों चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स?
करेक्ट आंसर इज दो थे हमारे इसके करेक्ट आंसर ऑप्शंस के, ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 दोनों सही हैं। राइपनिंग में भी चाहिए होता है, सॉरिंग ऑफ मिल्क के लिए भी चाहिए होता है। सो दोनों ऑप्शन सही है। अगर दोनों में से कोई एक टिक किया आपने तो आपका क्वेश्चन सही है। राइपनिंग के लिए भी चाहिए और सोरिंग ऑफ मिल्क के लिए भी चाहिए। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 83, which of the following gene conveys susceptibility for polygenic enzyme disease? जीन्स हमारे पास कौन से गिवन है? APP, PS2, PS1 एंड APOE। तो अब ये जो पॉलीजेनिक अल्जाइमर डिजीज होती है, इसमें हम APOE जीन को जो होती है ये मेनली काम में आती है। अब जो APOE जीन होती है ये एपोलिपोप्रोटीन ई जो है इसको कोड करती है, जो कि अल्जाइमर डिजीज में काम में लिया जाता है। तो करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन 4 APOE जीन, जो कि एपोलिपोप्रोटीन बनाएगी। क्वेश्चन नंबर 84 पे आ जाते हैं। रेनेट इज एम्प्लॉयड इन, ऑप्शंस है हमारे पास, फर्मेंटेशन, ब्रेड मेकिंग, प्रिपरेशन ऑफ चीज एंड सिंथेसिस ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो रेनेट एंजाइम होता है, इफ यू रिमेम्बर, कैटल्स के ह्यूमन में भी मिलता है और ह्यूमंस में, बच्चों में मिलता है, छोटे बच्चे जो होते हैं ना। मेन क्या काम होता है रेनेट का? मिल्क में जो केसीन प्रोटीन होता है उसको क्या करता है? ये कर्डलिंग में काम में आता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। चीज के प्रिपरेशन में हम रेनेट एंजाइम को काम में लेते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज ब्लैंक सॉल्यूशन? तो ब्लैंक सॉल्यूशन जो है ये हम किस में पढ़ते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में पढ़ते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्या होता है ब्लैंक सॉल्यूशन? इट इज अ सॉल्यूशन which is prepared similar to the sample, however omitting the analyte. So option 1 is correct for blank solution. Question number 86 पे आ जाते हैं। Which is the most correct order of lysogeny displayed by lambda phage? हमें 5 स्टेटमेंट गिवन है, हमें इनको एक ऑर्डर में अरेंज करना है। तो लाइजोजेनी होता क्या है? पहले बैक्टीरियोफेज से बैक्टीरिया पे जो इन्फेक्शन होता है उस प्रोसेस को हम लाइजोजेनी बोलते हैं। तो ऑप्शंस देख लेते हैं, एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ए बोल रहा है इंजेक्शन ऑफ फेज डीएनए इनटू द होस्ट, बी इज accumulation of lambda depressor CI protein, C is attachment of temperate phage with host bacterium, D formation of prophage, E is replication of phage DNA। तो ऑर्डर हमारा क्या होगा? सबसे पहले अब इन्फेक्शन अगर कॉज करना है बैक्टीरियो फेज को, बैक्टीरिया पे या फेज बोले अपन, लैब्डा फेज बोला है यहाँ पे, सबसे पहले अटैचमेंट चाहिए होगी। तो सबसे पहले सी स्टेटमेंट आएगा, अटैचमेंट ऑफ टेम्परेट फेज विद होस्ट बैक्टीरियम। फेज पहले बैक्टीरिया से अटैच होगा। उसके बाद डी फॉर्मेशन ऑफ प्रोफेज, फिर ए आएगा, नो नो नो, सी के बाद ए आएगा। अटैच हुआ, अटैच के बाद इंजेक्शन ऑफ फेज डीएनए टू होस्ट, फेज अपना डीएनए होस्ट में डालेगा। होस्ट में डालने के बाद प्रोफेज का फॉर्मेशन होगा और फिर उसके बाद एक्यूमुलेशन ऑफ लैब्डा डिप्रेसर सीआई प्रोटीन एक्यूमुलेशन होगा और उसके बाद वो लास्ट में बैक्टीरिया के अंदर जो फेज है वो अपना डीएनए को, अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करेगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। पहले CADBE ये ऑर्डर होगा लाइसोजेनी का। कोई प्रॉब्लम मुझे लग रहा है आपको थोड़ा समझाने में, फिर से बता देती हूँ मैं एक बार। सेल का हमें ईएमएफ निकालते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड पे होता है रिडक्शन, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। इक्वेशन में हम देख रहे हैं तो जिंक का अपना हो रहा है ऑक्सीडेशन, सिल्वर का हो रहा है रिडक्शन। लेकिन हमें जो ईएमएफ गिवन है वो हमें दोनों का ऑक्सीडेशन वाला गिवन है, लेकिन हमें सिल्वर का रिडक्शन वाला चाहिए। तो या तो हम इनको पुट करें तो सिल्वर की वैल्यू को रिवर्स कर दें, जैसे या तो मैं कर सकती हूँ 0.80 पॉजिटिव लिया है प्लस 0.76, तब भी आंसर 1.56 ही आएगा। या फिर मैं अगर एज इट इज वैल्यू को पुट करूँ, दोनों का ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पुट करूँ, तो मैंने आगे पीछे कर दिया है। पहले मैंने एनोड वाला ले लिया है 0.76 माइनस, और फिर कैथोड वाला ले लिया है 0.80 है जो कि माइनस में, तब भी आंसर सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 89 पे आ जाते हैं।
पेरिस्पर्म डिफर्स फ्रॉम एंडोस्पर्म इन ऑप्शंस है हमारे पास बीइंग अ हैप्लॉइड टिश्यू, ऑप्शन 2 इज हैविंग नो रिजर्व फूड, ऑप्शन 3 इज बीइंग अ डिप्लॉइड टिश्यू, ऑप्शन 4 is its formation by fusion of secondary nucleus with several sperms. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 being a diploid tissue. तो पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म में डिफरेंस क्या होता है? एंडोस्पर्म तो हमको पता है ट्रिप्लॉइड ही होता है अपना, 3n रिजर्व फॉर मटेरियल जो होता है प्रेजेंट डेवलपिंग एम्ब्रियो में, और पेरिस्पर्म जो होता है वो डिप्लॉइड और न्यूक्लिएटेड टिश्यू होता है जो सीड में प्रेजेंट होता है. पेरिस्पर्म किससे बनता है? न्यूक्लियस से डिराइव होता है मेनली. तो पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म में मेन डिफरेंस क्या है? प्लॉइडी का. पेरिस्पर्म डिप्लॉइड होता है, एंडोस्पर्म जिसको हम PEN के नाम से भी बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो अपना ट्रिप्लॉइड होता है. तो पेरिस्पर्म इज सिंपली अ डिप्लॉइड न्यूक्लिएटेड टिश्यू जो कि सीड में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस से डिराइव्ड होता है, न्यूक्लियस से बनता है. न्यूक्लियस अपना पता है अपन को 2n प्लॉइडी होती है, डिप्लॉइड होता है. while endosperm triploid होता है and is present in developing embryo as resort food. डेवलपिंग एम्ब्रियो में जो रिजॉर्ट फूड है वो एंडोस्पर्म की फॉर्म में होता है, सीड में पेरिस्पर्म की फॉर्म में होता है. मेन दोनों में डिफरेंस क्या है? प्लॉइडी का. पेरिस्पर्म इज डिप्लॉइड व्हाइल एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड. क्वेश्चन 90 पे आ जाते हैं. असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है. फिर से असर्शन क्या है? मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लैक वन और मोर एसेंशियल एंजाइम्स. सही है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी नहीं का छोड़ो, अपने अंदर भी होता है, हमारे पास भी होते हैं ना एसेंशियल नॉन एसेंशियल एंजाइम्स. रीजन क्या है? दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर ऑल indispensable constituents but must obtain them or their precursors from the environment. तो रीजन भी सही है. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1. both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. कि सारे एंजाइम्स तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स छोड़ो अपन में भी नहीं प्रेजेंट होते हैं, अपनी बॉडी में भी. एसेंशियल नॉन एसेंशियल हम लोग कैटेगराइज करते हैं. अब जो बॉडी में प्रेजेंट नहीं है वो हमको अपनी डाइट से और बाहर कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं या प्रीकर्सर्स हमें उनके एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट से हमें लेने पड़ते हैं, तो हम लोग तो डाइट के थ्रू लेते हैं. ऑप्शन 1 इज करेक्ट. 90 क्वेश्चंस कर लिए आज अपन ने. बचे हुए 30 क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, थैंक यू वेरी मच.